हेलो वेलकम टू द चैनल। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे अपने जावा लैंग्वेज के बारे में। आखिर जावा लैंग्वेज ही क्यों हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और जावा लैंग्वेज की कौन कौन से फीचर्स हैं जो हम इसमें जानेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज़ बताते हैं। हमने इससे पहले जो मेरा लेक्चर आया था उसमें हमने फ्लो चार्ट के बारे में बात की थी। और फ्लो चार्ट के बारे में क्यों बात की थी, एक कोड लिखने से भी पहले हमारे पास कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं उसको जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लीजिए, तो आप तो आगे इस प्लेलिस्ट में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो उस वीडियो से हमें बहुत हेल्प मिलने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में पहले हम दो जनरल टर्म जानेंगे जो कि जनरल नॉलेज के लिए हमारे होंगे। कि जावा इज डेवलप बाय द जेम्स गॉसलिन। जेम्स गॉसलिन थे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप की, कब थी? 1990s में। ये एक जनरल टर्म है हमारा जनरल नॉलेज के लिए। कि अगर हमसे कोई पूछ लेता है कि जावा किसने डेवलप की और कब थी, ये हम बता सकते हैं। और दूसरा जनरल टर्म ये है कि इस सन माइक्रो सिस्टम नाम की कंपनी थी, वहां पे जावा लैंग्वेज को क्रिएट किया गया था। कंफ्यूज मत होइएगा, जो साइंटिस्ट का नाम है, जो कंपनी का नाम है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की कंपनी थी, वहाँ साइंटिस्ट लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे ये लैंग्वेज तो बनाया गया था। जिसको लीड कर रहे थे, ये जेम्स गॉसलिन। हिस्ट्री बहुत लंबी है, अब हिस्ट्री नहीं जाने थे क्योंकि उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चालू करते हैं तो उस पे हमसे पहला सवाल ये आता है, कोई भी लैंग्वेज चालू करोगे, पाइथन पढ़ोगे, सी पढ़ोगे, C++ पढ़ोगे, एक जनरल टर्म जरूर मिलेगा हमें, वाई वी यूज दिस लैंग्वेज। मतलब कोई भी लैंग्वेज है तो उसको हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, आखिर रीजन क्या है। ऐसे दूसरी लैंग्वेज में क्या डिसएडवांटेज है कि हम इसी लैंग्वेज को क्यों इस्तेमाल करें। जावा के केस में क्या होता है? जावा के केस में आंसर हमारा है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, जिसको हम क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब ये नाउ व्हाट इज जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब ये क्या क्या चीज़ है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज लेते हैं। उसको जानने से पहले हम एक चीज़ और जानेंगे कि हमारा एक कोड जो है, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड जो है वो कैसे वर्क करता है, तो उसको जानते हैं हम। आइए बड़े अच्छे से, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है हमारे एक प्रोग्रामर के लिए। मान लीजिए ये मेरा एक प्रोसेसर है, क्या है प्रोसेसर? तो प्रोसेसर तो, अगर आपको पता है, तो प्रोसेसर तो हमेशा बाइनरी डिजिट समझ में आती है। जिनको नहीं पता है वो जान ले, प्रोसेसर हमारे लैपटॉप कंप्यूटर में कोई भी प्रोसेसर होगा उसको बाइनरी डिजिट समझ में आती है। और हम कोड अपना लिखते हैं ना इस फॉर्म में। कोड हम लिखते हैं अपना इस तरह से कुछ, इस तरह से कुछ। ये हम कोड अपना इस तरह से लिखते हैं। और प्रोसेसर तो हमारे बाइनरी डिजिट समझ में आती है। अब तो समस्या है ना, प्रोसेसर तो हमारी भाषा नहीं समझ में आ रही, क्योंकि प्रोसेसर ही हमारा डिपेंड होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट करवाने में। ये बात जान लो। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम यही आ रही है, प्रोसेसर तो हमारी भाषा नहीं समझ में आ रही, क्योंकि वो ABCD फॉर्म में कोई कोड लिखा हो, और प्रोसेसर तो बाइनरी समझ में आती है। तो एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लो मैं आगरा घूमने गया हूँ। आगरा में मैं ताजमहल पे गया। ताजमहल पे मुझे कोई रसियन आदमी मिला, और मुझे रसियन नहीं आती है। अब मुझे उससे बात करनी है, कुछ जरूरी बात। तो हम क्या करते हैं? हम बीच में क्या करते हैं, एक रिसोर्स लाते हैं जिसको हम ट्रांसलेटर बोलते हैं। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, मेरी लैंग्वेज लेता है, उसकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उसको बताता है, और उसकी लैंग्वेज भी लेता है, और फिर हम तो उसकी लैंग्वेज में अपनी हमारी लैंग्वेज बताता है। तो ट्रांसलेटर होता है। और ऐसा ही यहाँ पर भी होता है, सेम काम यहाँ पर भी होता। इसके बीच में भी एक ट्रांसलेटर कह सकते हो, लेकिन इसको जनरल फॉर्म में हम लोग कंपाइलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाइलर। तो कंपाइलर का क्या काम होगा? सिंपल सा था। जैसे एग्जाम्पल दिया, बहुत आसान एग्जाम्पल था। तो ये था कि ये यहाँ से एक कोड लेगा,
कोड लेगा, यहाँ से इनपुट में कुछ कोड लेने वाला है और फिर उसके बाद ये कोड आउटपुट प्रोसेसर तो देगा, यानी कि कंपाइलर जो मेरा है ना, वो यहाँ से कोड लेगा और इनपुट यहाँ से निकालेगा। अब एक चीज, दो जनरल टर्म और जान लेते हैं इसमें। पहला टर्म ये है, यहाँ जो कोड लिखते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम जनरली सोर्स कोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड बोलते हैं। ये छोटा सा, छोटे छोटे टर्म याद लो जो कि जरूरी होते हैं, इसको बोलते हैं हम सोर्स कोड। तो कंपाइलर हमारा सोर्स कोड लिया, आउटपुट में कुछ निकाला है, आउटपुट में क्या निकाला है? आउटपुट में इंटरमीडिएट फाइल बोलते हैं, और जिसको हम जनरल भाषा में बोलते हैं बाइट कोड। क्या बोलते हैं? बाइट कोड बोलते हैं। यहाँ से आउटपुट जो आता है ना, बाइट कोड बोलते हैं इसको हम, बाइट कोड बोलते हैं, बाइट कोड बोलते हैं, सॉरी, बाइट कोड बोलते हैं, इसको हम बाइट कोड बोलते हैं। अब बाइट कोड क्या होता है? बाइट कोड ऐसी चीज होती है जो हमारे प्रोसेसर को समझे। बाइट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट में आ जाता है ये पूरा कोड, यानी कि जो आई जे वैल्यू हमने यहाँ लिखी है, ये बाइनरी कंपाइलर हमारा ट्रांसलेट कर देता है ऐसी भाषा में, ऐसी लैंग्वेज में जो हमारे प्रोसेसर को समझ में आती है। ये इतना मुझे लगता है आप लोग समझ में आता है। एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैकेनिज्म क्या होती है, वो कैसे काम करती है, ये मुझे अभी तक होप है आप लोग तो समझ में आ गया होगा। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते। वही बात है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैकेनिज्म, हमारा जो टर्मिनल होता है जहाँ पे सोर्स कोड होता है और एक प्रोसेसर होता है। अभी दोनों तो कोई कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है क्योंकि बीच में कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि जो दोनों की भाषा दे तो अलग अलग है, यानी कि इसमें ABCD टाइप का कुछ है, इस तो प्रोसेसर तो बाइनरी समझ में आती है। तो दोनों के बीच में एक कंपाइलर आ जाता है। कंपाइलर एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो कि इस लैंग्वेज को लेगा, कन्वर्ट करेगा, जो प्रोसेसर तो हमारे समझ में आए, तो प्रोसेसर उस लेगा और फिर हमें आउटपुट देगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो कंपाइलर क्या होता है? मैंने बताया कंपाइलर क्या होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट एंड कंपाइल सोर्स कोड। मैंने कहा था इस टर्मिनल पे जो जहां हम कोड लिखते हैं, उस कोड को हम सोर्स कोड बोलते हैं। रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज, एग्जाम्पल जावा, C++, कोई भी लैंग्वेज हो, टर्मिनल पे लिखो तो उसको हमेशा सोर्स कोड ही बोला जाएगा। इनटू सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमारी जो मशीन मतलब प्रोसेसर जो है, उसके लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हमारे डिजिटल कंप्यूटर और CPU तो समझ में आ जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर और प्रोसेसर तो समझ में आ रहा है। अब एक जनरल पॉइंट मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन किया, जनरल पॉइंट या मेन पॉइंट बोल दूंगा। कंपाइलर जनरेट अ एग्जीक्यूटेबल फाइल दैट इज नोन एज बाइट कोड एंड इंटरमीडिएट फाइल, जिसको हम दो नाम से जानते हैं, यानी कि कंपाइलर ये है मेरा जो एक एग्जीक्यूटेबल फाइल आउटपुट में निकालेगा। जनरेट बोल रहा है तो आउटपुट में निकालेगा, जिसको हम बाइट कोड या इंटरमीडिएट फाइल बोलते हैं। अब ये बहुत बड़ा फैक्टर है, ये अभी ध्यान में रखना, ये इसको बाइट कोड बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमने क्या बात की थी? जावा की खासियत क्या थी? जावा की खासियत थी जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। अब हमें जानना है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या है। सामने से क्वेश्चन आ सकता है हमारे कि व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। एक चीज और टर्म जान लेते हैं इसी में। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज तो ही हम क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज क्या होता है ये भी जानते हैं, आराम से जानते हैं, ठीक। क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। अब मान लो मेरे पास एक CPP की फाइल है। CPP का मतलब C++ की कोई फाइल है। तो जनरल मैकेनिज्म होती है हमारे पास, ये CPP थी मेरे पास फाइल है, वो जा रही कंपाइलर के पास। कंपाइलर वो सोर्स कोड लिया, उसको कंपाइल किया, यानी कि ट्रांसलेट
जनरल भाषा हम ट्रांसलेट, वैसे कंपाइल ही बोला जाता है, जनरल में हम बोलेंगे ट्रांसलेट कर रहा है। तो ट्रांसलेट करते इसने ए डॉट आउट नाम की तो ही फाइल निकाली है। ठीक, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है जो हमने ऊपर बात की है। कंपाइलर एक आउटपुट फाइल निकालता है जिसको एग्जीक्यूटेबल फाइल कहते हैं, या फिर या बाइट या इंटरमीडिएट फाइल निकालता है। और हमारा कोई भी प्रोसेसर है उस पे ये चल गया। अब ये बात तो तुम तो समझ में आ गई होती, जो सिंपल सी बात थी कि एक सीपीपी मतलब सी प्लस प्लस की फाइल है, उसको हमने कंपाइलर में डाला, कंपाइलर ने एक फाइल निकाली, वो प्रोसेसर पे गई और प्रोसेसर पे चल गई। अब एक चीज और समझो, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि पहले हमने ये सीपीपी फाइल ली यहाँ पर, ठीक। ये हमारा कंपाइलर, जनरल बात कंपाइलर है, उसने आउटपुट फाइल निकाली ए डॉट आउट करके, ठीक। एक प्रोसेसर वन है, एक प्रोसेसर टू है। प्रोसेसर वन पे ये रन हो गई, लेकिन प्रोसेसर टू पे ये रन नहीं हुई। अब ऐसा क्यों हुआ? अब एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लो जो प्रोसेसर वन हमारा है, ये विंडो का है, विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये मैथ है, मैथ हो लिनक्स हो कोई भी हो। दोनों तो प्रोसेसर यार अलग है। इसमें मान लो इंटेल लगा हुआ है, इसमें राइजन पड़ा हुआ है। अब प्रोसेसर क्या कहता है? अब ये जो कंपाइलर होता है ना, वो प्रोसेसर पे डिपेंड करता है। यानी कि कोई भी लैंग्वेज हम रन कराएंगे, जब उसका कंपाइलर हम इंस्टॉल कराते हैं, तो वो जो कंपाइलर हमारा इंस्टॉल होता है ना, वो प्रोसेसर के हिसाब से होता है। हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा है, इसके हिसाब से होता है। तो हमारे प्रोसेसर तो देखो बाइनरी ही समझ में आती है। ये नहीं है कि अदर मैथ में तो कोई और लैंग्वेज समझ में आ रही है। इंटेल है तो मतलब विंडो है तो कोई और लैंग्वेज, दो दो तो समझ में बाइनरी ही आ रही है। लेकिन ये होता है ना, मशीन लैंग्वेज तरह इसको बोलते हैं। तो इसमें ये होता है, मान लो 101 लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 101 है। यहाँ 010 है। मान लो इसका मतलब यहाँ एडिशन हो, ये हमारा एक प्रोसेसर वन है जिसका मतलब यहाँ एडिशन हो, और इसी का मतलब यहाँ पे क्या क्या पता सेपरेशन हो। दोनों प्रोसेसर तो अलग हैं, कंपनियां दोनों अलग है, उनकी अलग अलग लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब सेम है, लेकिन उन्होंने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अदर अलग बना लिए हैं। तो भाई हो सकती है ना गलती। तो यही बात होती है सी प्लस प्लस, तो ही इसलिए हम लोग प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज बोलते हैं। अब प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का लॉजिक तुम लोग के दिमाग में बच गया होगा, है। तो कंपाइलर हमारा प्रोसेसर पे डिपेंड कर रहा है। कंपाइलर हमारा जो कंपाइल्ड कोड निकाल रहा है ना, वो प्रोसेसर के हिसाब से निकाल रहा है। ये प्रोसेसर टू पे, अब अगर मान लो हमें इसको प्रोसेसर टू पे रन करनी है, तो हम एक कंपाइलर लाए थे इस प्रोसेसर के हिसाब से, जो मैथ के हिसाब से चलता हो। फिर उससे एक एग्जीक्यूटेबल फाइल निकले थी ए डॉट आउट आप थी, फिर उसको हम प्रोसेसर टू पे लाएंगे ना, वो तब रन होती, अभी रन नहीं होती, तब रन होती। ये हम नहीं कर रहे थी, इंटेल वाला कंपाइलर उठाया, इसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल निकाली और यहाँ पर आया, कहा कि भाई रन हो जाओ, नहीं होती, रन नहीं होती। ये गलत हो जाता है, यहाँ पे क्रॉस है, इसीलिए इसको क्रॉस इंडिपेंडेंट लैंग्वेज भी बोला जाता है। हम्म तो अब यहाँ पे आते हैं, अब हम समझते हैं जावा में क्या ऐसी खासियत है तो ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोली जाती है। अब मेरे पास एक जावा की फाइल है, यानी कि जावा का कोड है, तो वो कोड जा रहा है कंपाइलर के पास। कंपाइलर जावा की फाइल तो डॉट क्लास में निकालता है, ये भी बात समझ लो, इसकी जो बाइट कोड निकलती है वो डॉट क्लास के साथ निकलती है। अब वो प्रोसेसर वन पे भी रन हो रही, प्रोसेसर टू पे रन हो रही। अब ये तो बड़ी अजीब बात है, प्रोसेसर वन था तो कुछ और मतलब है, मतलब प्रोसेसर वन तो भी मतलब अलग इंस्ट्रक्शन समझ में आता है, प्रोसेसर टू तो भी। अब जावा में ऐसी क्या चीज़ है थी, ये मतलब दोनों प्रोसेसर पे चल जा रहा, ये तो एक तरह से एडवांटेज है ना।
हमें कंपाइलर हमारा डिपेंड नहीं हो रहा है, हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपाइलर लाएं वो निकाल देगा। तो अब देखो क्या होता है इसमें। इसमें अब इसको थोड़ा सा अच्छे से जानते हैं। यही बात है, जावा की फाइल कंपाइलर में गई, कंपाइलर से एक डॉट लास्ट की फाइल निकली। अब यहाँ पे होता ये है ना, ये प्रोसेसर वन पे तो जा रही, प्रोसेसर दोनों पे रन हो रही। अब इन दोनों से प्रोसेसर के ऊपर एक चीज हम इंस्टॉल करते हैं जिसको बोलते हैं जेवीएम। इसके ऊपर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं जेवीएम। अब जेवीएम क्या होता है? जेवीएम होता है जावा वर्चुअल मशीन। इसका फुल फॉर्म होता है जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन एक मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर है मेरा कि जो मेरा बाइट तोड़ लेता है। बाइट तोड़ लेता है उसको प्रोसेसर के हिसाब से कन्वर्ट कर देता है, उसको जो लैंग्वेज समझ में आ रही है उसके हिसाब से। अब यहाँ पे जेवीएम से एडवांटेज क्या मिला, क्योंकि प्रोसेस वहाँ तो तम अब वहाँ पे सी प्लस प्लस में देख रहे थे, वहाँ पर भी तो हम लोग प्रोसेसर पे डिपेंड थे, यहाँ पे जेवीएम डिपेंड है। तो जेवीएम से ऐसा एडवांटेज क्या मिला, जेवीएम से हमें ये एडवांटेज मिल रहा है। मान लो तुमने 2 घंटा रदर से कोड लिखा है। अब तुम चाहते हो कोड कॉपी ना हो और हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे उसको चला भी ले और अपने प्रेजेंटेशन दे ले। मान लो कॉलेज में हो, तुमने इंटेल का तुम्हारे पास प्रोसेसर है, तुमने वहाँ पे घर पे कोड लिखा है। तो अब तुम कह रहे हो ठीक है, ये हमारे में रन हो रहा है। अब तुम वहाँ कॉलेज में जा रहे हो, तो वहाँ पे राइजन का प्रोसेसर है, तुम्हारे पास जो भी लैपटॉप है उसमें राइजन का प्रोसेसर है। तो अब तुम कह रहे हो यार वहाँ तो चल रहे, यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ तो हमें सोर्स कोड लाना पड़ेगा पूरा। तो हम क्या करते हैं, हम से अपना सोर्स कोड अब शेयर नहीं करेंगे। सी प्लस प्लस में हमारे पास यही प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई हम अपना पूरा सोर्स कोड, यानी कि जो हमने मेहनत अपनी की है ना, वो पूरी शेयर कर रहे हैं। और जावा में यही फायदा होता है, हम डॉट क्लास फाइल जो मेरी इंटरमीडिएट फाइल है, मतलब कि हमारी जो इंटर बाइट कोड है, उसको हम शेयर करेंगे। उसको हम शेयर करते बोल देंगे कि भाई ये अपने लैपटॉप में एक चीज इंस्टॉल कर लो, जेवीएम नाम की तो ये है जो कि हम इंस्टॉल करेंगे आते जाते। तो इसको इंस्टॉल कर लो, ये तुम्हारे प्रोसेसर के हिसाब से चल जाएगा लैंग्वेज। तो हम अपनी सोर्स कोड नहीं, मतलब हम उसको इंटरमीडिएट फाइल जो कि ज़्यादा लोग तो समझ में नहीं आएगी, जो कि बाइनरी डिजिट में होने वाली पूरी, कंपाइलर इसको ट्रांसलेट कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ जानेंगे, कंपाइलर यहाँ डिपेंड नहीं कर रहा है, कंपाइलर प्रोसेसर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, जेवीएम हमारा प्रोसेसर पे डिपेंड कर रहा है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत लोग गलती कर देते हैं। जावा के तेज में कंपाइलर डिपेंड नहीं हो रहा प्रोसेसर पे, कंपाइलर इंडिपेंडेंट है उस केस में, कोई भी कंपाइलर हो कोई भी प्रोसेसर हो हम चला देंगे, लेकिन उस पे जेवीएम जरूर होना चाहिए, जो कि हमारा बाइट तो ट्रांसलेट करेगा हमारे प्रोसेसर के हिसाब से। तो इस तो जेवीएम हमारा जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें उम्मीद है कि इतना अभी आप तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो तो दोबारा देख लीजिए, थोड़ा कॉन्सेप्शनल वीडियो है। ये समझना भी जरूरी है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होती है, ये पूछा जाता है आगे जाते आपसे। अब आगे बढ़ते हैं। वही चीज है यहाँ पे, व्हाट इज जेवीएम। जेवीएम क्या होती है, जावा वर्चुअल मशीन होती है, वेरीफाई एग्जीक्यूट द जावा बाइट तोड़, जो मैं कह रहा था डॉट क्लास जो इंटरमीडिएट फाइल है, बाइट तोड़ जिसको नाम से जानते हैं हम लोग, उसी तो एग्जीक्यूट करता है प्रोसेसर पे हमारे। याद रख दो, ये बहुत अच्छा डिफरेंस, मतलब मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, सी प्लस प्लस हमारी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। और क्यों है, क्योंकि उसका कंपाइलर हमारा प्रोसेसर पे डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे कंपाइलर इंडिपेंडेंट है, मेन काम तो कंपाइलर ही करता है ना। जेवीएम जो है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, जेवीएम हमारा प्लेटफॉर्म के हिसाब से होता है। लेकिन अब मॉडर्न डे में अब हम जो जावा यूज करते हैं उसके लिए हम जेवीएम का इस्तेमाल भी नहीं करते। तो हम क्या चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, अब ये भी क्वेश्चन, जेआरई होता है वो। तो जेआरई क्या चीज़ होता है, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इसको बोलते हैं हम, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट जो होता है, कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इज अ सेट ऑफ कंपोनेंट टू क्रिएट एंड रन अ जावा एप्लीकेशन।
या जावा रन टाइम एनवायरनमेंट ऐसा सेट ऑफ कंपोनेंट होता है जो कि इस जावा एप्लीकेशन या जावा एप्लीकेशन तो रन या बनाने के लिए काम आता है। और जेआरई तो एक जेडीते भी नाम से जानते हैं, जो कि होता है जावा डेवलपमेंट किट, जावा डेवलपमेंट किट नाम से जानते हैं। और जेआरई बना तो हमारा जेवीएम से ही है ये चीज, लेकिन इसमें खासियत जानते हो क्या होता है? इसमें खासियत ये होती है, जावा के तो क्लास होते हैं, लाइब्रेरीज होते हैं, वो हमें ऑलरेडी मिल जाते हैं, हमें अपने क्लास और लाइब्रेरी बनाने नहीं पड़ते, जो कि हमारे लिए एडवांटेज होता है बहुत बड़ा। तो हम मतलब कि हम एक क्लास नहीं बनाते यहाँ पे, पूरा हम ये कहते हैं जेआरई से उसको उठाते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। अभी हम आगे सीखेंगे, लेकिन जेआरई तो अभी हम डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जेआरई हम जैसे जैसे अपना ये कोर्स चलता रहेगा, जेआरई का हम इस्तेमाल भी करते चलेंगे और उसको फिर वहाँ बताएंगे। तो वहाँ बताएंगे, तो अभी इसको बस नोट कर लीजिए। यूज हम अब जेवीएम नहीं करेंगे, जेवीएम नहीं करेंगे, जेआरई यूज करेंगे। जब अभी हम अपना अगले वीडियो में जब हम अपना इंस्टॉल करेंगे, अपना जो सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसको इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें ये जीआरई टर्म से हम जरूर टकराएंगे, और वहीं हम बताएंगे कि जीआरई क्या होता है। तो ये पूरा वीडियो जो हमारा है वो जावा लैंग्वेज के बारे में था। अब मुझे उम्मीद है आपसे कोई भी पूछेगा कि जावा लैंग्वेज हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैकेनिज्म क्या होती है, वो कैसे रन हो रहा है, बाइट कोड क्या होता है, सोर्स कोड क्या होता है, कंपाइलर का मेन रोल क्या होता है, जेवीएम क्या होता है, जेआरई क्या होता है, ये सब आप आराम से बता देंगे, मुझे उम्मीद है। और अब आगे अब इसी के साथ इस वीडियो तो हम ख़त्म करते हैं, और अगली वीडियो में हम वहीं अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, सेटअप करेंगे पूरा, और इसके बाद और उसके बाद हम कोड लिखेंगे। कोड लिखने से हमें जो मेन मेन इंपॉर्टेंट स्टेप पता होने चाहिए थे वो अब हमें पता चल चुके हैं। हमने फ्लो चार्ट के बारे में जान लिया, कोड कैसे लिखना है, क्या स्टेप फॉलो करने हैं वो जान लिया, और हम जावा लैंग्वेज ही क्यों पढ़ रहे हैं ये जान लिया, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होती है ये भी जान लिया, और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज क्या होती है वो भी जान लिया है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अब अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।